तो हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक सीरीज है जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कौन से मंथ के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इसमें हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जनरली जो कि आदमी भूलने के चांसेस होते हैं, है ना। उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भूल जाते हैं, उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो कवर्ड है द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से और पीआईबी से। तो पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो कि हलवे वाले क्वेश्चंस होंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन जो कि टेस्ट सीरीज में होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ द क्वाड। ठीक है, हमको बात किसकी करनी है, क्वाड ग्रुपिंग के कौन कौन से पार्ट है। इजी क्वेश्चन है भाई, क्वाड के बारे में बच्चे को पता होता है। क्वाड में कौन कौन है, क्वाड में चार हैं। कौन कौन है चार, अपने पास इंडिया है, यस, ऑस्ट्रेलिया है, यस, यूएसए है, यस, जापान है कि यूके है, जापान है ब्रो, नॉट यूके। सो इसको ऐसा रखते हैं, जापान, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दिस आर द पार्ट ऑफ द क्वाड। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4। ओके, सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। हमको ट्रू बताना है। इसका लेवल कैसा है भाई, इसका जो लेवल है वो है मॉडरेट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, देखो लेवल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको ये समझना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मॉडरेट आएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे और कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे प्रीलिम्स के अंदर, इसलिए हमको समझना जरूरी है। सो ए है डिप्रिसिएटिंग रुपीज बेनिफिशियल फॉर डोमेस्टिक इंपोर्टर्स। देखो मैं पिछले जो मंथली जो हमने सीरीज बनाया था, मतलब मार्च महीने का, उसमें मैंने बताया था डिप्रिसिएटिंग, मैं याद रखता हूँ डिप्रिसिएटिंग इज बेनिफिशियल, डीबी से रखता हूँ, सॉरी यहाँ पे था डिप्रिसिएशन के से क्या होता है, डिप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, याद रखना, मेन पॉइंट है ये, आपको याद रखना चाहिए। डिप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजेस, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजेस। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये आपको दिमाग में रखना है भाई, क्यों है इसको आप समझने में, हर चीज़ को समझना नहीं है, इस चीज़ को समझ लेना, बस याद रख लेना इसको। डिप्रिसिएटिंग रुपीज बेनिफिशियल फॉर डोमेस्टिक इंपोर्टर, देखो ये एक्सपोर्ट करने के लिए ठीक है, नॉट फॉर इंपोर्टर्स, इट इज फॉर डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नेगेटिव द डिप्रिसिएटिंग रुपी कैन कॉज इन्फ्लेशन। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, नेगेटिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, मतलब हमारे पास जो अपना डेफिसिट ज़्यादा है भाई, तो अगर हमारे पास डिप्रिशिएट रुपी कर रहा है, मतलब हमारे रुपी का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। ठीक है, सो क्या इससे इन्फ्लेशन होगा, क्या उससे इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्या उससे इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जा रहे हैं, कंपिटिटिव हो जा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट सस्ते हो जा रहे हैं, बट इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जा रहे हैं। जब इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे सो इट कॉज व्हाट, इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट विच बिकम कॉस्टली। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये अच्छा क्वेश्चन है ब्रो, मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इकोनॉमिक्स में एक अच्छा क्वेश्चन है, अब मॉडरेट है, ये टफ भी नहीं है उतना ज़्यादा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है। तो याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो है कॉन्सेप्ट ये आपको दिमाग में रखना ही रखना, काम आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, मॉडरेट है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करनी है। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज प्रिसाइडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जब हमारे पास अभी कौन है, अजित डोभाल। Okay, it is not decided by the National Security Council is not decided by the Prime Minister, it is decided by the National Security Advisor. So the first is incorrect. It is a 3-tier structure. के 3-tier structure होता है, बिल्कुल सही है। इसमें तीन टायर स्ट्रक्चर होता है। इसमें कौन कौन होता है भाई, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप होता है ना, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप होता है, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड होता है, और
और क्या होता है तीसरा क्या है सेक्रेटरीट रिप्रेजेंटेड बाय द जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी, और ये क्या होता है सेक्रेटरीट होता है। तो इट इज अ 3 टायर स्ट्रक्चर, मैं इसको इस नाम लिख रहा हूं बिकॉज इट इज 3 टायर स्ट्रक्चर, दिमाग में रहे। ओके, इट इज अ 3 टायर स्ट्रक्चर, दिमाग में रहे इसलिए मैं इसका नाम लिख रहा हूं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका सेक्रेटरीट जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी। सेकेंड इज करेक्ट, इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस अंडर द पीएमओ, बिल्कुल सही है, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है ना, जब काम को करता है किसके अंदर आता है, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर आता है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्गन है यूएन का? यस, इट इज एन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, है ना, ये यूएन का ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और आईसीसी जो है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो यूएन का पार्ट नहीं है, याद रखना। सो दिस इज इजी क्वेश्चन ब्रो, दिस इज इजी क्वेश्चन एंड लेवल कैसा है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस सन टेम्पल, सन टेम्पल कौन सी है फेमस? देखो ये जो क्वेश्चन है 2017 में आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है और हमको बात करनी है सन टेम्पल की। तो ये क्वेश्चन जो है ना न्यूज़ में था इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है ना, न्यूज़ में था यहाँ पे से हमसे पूछा गया है फेमस सन टेम्पल अरावली, अरावली इज अ सन टेम्पल, ठीक है ना। सन टेम्पल मतलब जहाँ पे भगवान शिव सन की पूजा होती है, इसको बोलते हैं सन टेम्पल, ठीक है ना, सन गॉड की पूजा होती है अरावली के अंदर। अमरकंटक एक सन टेम्पल नहीं है बिकॉज यहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती है, सो यहाँ पे लॉर्ड शिवा इज वर्शिप, लॉर्ड शिवा इज वर्शिप, सो इट इज़ नॉट अ सन टेम्पल। अरावली जो है वो क्या है, आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है, आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पे किसकी पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है। और ओमकारेश्वर जो है वहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती है, सो इट इज़ ऑल्सो अ शिवा टेम्पल, ओके, इट इज़ ऑल्सो अ शिवा टेम्पल। जो अमरकंटक है वो है एमपी के अंदर, और ओमकारेश्वर भी कहाँ पे है, एमपी के अंदर, ओके। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन बजट, हमको बात किसकी करनी है, इंडियन बजट की बात करनी है, लेवल है मॉडरेट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज टर्म्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास आर्टिकल 112 है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, बजट के बारे में, ठीक है ना। सो इट इज मेंशन इन आर्टिकल 112, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बिल्कुल सही है। इसको जो बजट डिवीजन है, जो बजट डिवीजन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको बनाता है बजट को। सो तीनों सही हैं। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाई, करेक्ट बताना है क्या? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है ट्रू, यस, वी हैव टू टेल अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, एंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, हमको पूछा क्या गया है, गलत पूछा गया है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पीएम किसान योजना, है ना, हमको गलत पूछा गया है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पीएम किसान योजना। यहाँ पे बात किसकी करनी है, हमको पीएम किसान योजना की बात करनी है, लेवल कैसा है, मॉडरेट है इसका, और ये हमसे पूछा है, गलत बताना है। पीएम किसान योजना इट इज प्रोवाइडेड फॉर, इट प्रोवाइड्स फॉर 6,000 रुपी इन 4 इंस्टॉलमेंट, ओके, ये गलत है भाई, ये 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं 3 इंस्टॉलमेंट में देता है, दैट इज 2,000 ईच। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड इट इज एप्लीकेबल, तो याद है हमसे नॉट करेक्ट तो पूछा है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फार्मर्स ऑफ द कंट्री, नो, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी, इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें हमारे पास जो भी लैंडेड फार्मर्स है, ऑल दी लैंडेड फार्मर्स जिनके पास जमीन है उनके लिए एप्लीकेबल है। सो इट इज अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल सही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जो पीएम किसान है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पूरा का पूरा जो पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये देखना चीज़ें याद रखनी चाहिए, सेंट्रल सेक्टर जो बहुत कम होते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि सेंट्रल सेक्टर कौन कौन है। तो पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि गलत बताना है
गलत कौन कौन सा है भाई, 1 और 2, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। देखो ज्यादा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड वाला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑल द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऑल द फार्मर्स, एक्सट्रीम वर्ड आ गया ऑल, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बट आपका एलिजिबिलिटी का बोलो, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लैंडेड फार्मर्स, इनके पास जमीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। हमको बात करनी है भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन की, जो कि न्यूज़ में था, भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। देखो भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बिकॉज मैक्सिमम लोग इसको समझ नहीं पाते, और समझ भी लेंगे तो याद भी रहेगा, तो याद मतलब चीज़ें दिमाग में नहीं आती, थोड़ा टेक्निकल है। हम बात करेंगे भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन की। इट विल बी एस्टेब्लाइज अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो भारत रिपोजिटरी इंस्क्रिप्शन की बात हुई है भाई, इंस्क्रिप्शन में आप समझ रहे हैं इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कहाँ से आया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, एंड इट इज अ डिजिटल रिपोजिटरी, बिल्कुल सही है, डिजिटल रिपोजिटरी है ये, एंड इट विल बी एस्टेब्लाइज्ड बाय हैदराबाद, यस, है ना। एक एपिग्राफी म्यूजियम है वहाँ पे, देखो इसको भारत श्री भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, भारत श्री भी बोलते हैं, इसका देखना भारत श्री, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है भारत श्री लिखा हुआ। सो व्हाट इज भारत श्री? भारत श्री इज भारत शेयर डिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको करता है, एस्टेब्लाइज किया है। सो हमसे करेक्ट पूछा है क्या, यस करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली, करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स बॉर्डर म्यांमार। तो इंडियन स्टेट्स कौन कौन से बॉर्डर करते हैं म्यांमार, तो इसके लिए मैप देख लेते हैं। तो है इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, इसमें अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, नागालैंड आ रहा है, मणिपुर आ रहा है, मिजोरम आ रहा है। तो 4 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर करते हैं किसको, म्यांमार को। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, असम तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, यस, मेघालय नहीं है, नागालैंड है, यस, मणिपुर है, मिजोरम है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 को छोड़ के, 1 और 3 को छोड़ के 2 4 5 6, 2 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हमको बात करनी है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 2021 में आ चुका है, लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है ना। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, ये इसी का प्रोग्राम है। देखो ऐसे जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, वो जनरली वेबसाइट से उठाए जाते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट से, तो ये सही होने के चांसेस होते हैं, तो याद रखना, सही समझ लेना इसको। एंड द प्रोजेक्ट ऑफ CCAF, दैट इज CCAF मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, हेडक्वार्टर इन फ्रांस, यस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के अंदर। द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR रिसर्च सेंटर, बिल्कुल सही है, जो इंडिया के अंदर है ना CGIAR, दैट इज द सेंटर। CGIAR मतलब क्या है, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका एक सेंटर इंडिया में है, कौन सा, ICRISAT, दैट इज इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये एक अपने पास रिसर्च सेंटर है, किसका, जो कि फ्रांस बेस्ड हेडक्वार्टर है उसका। तो करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लाना है, बट आपको पता ना हो तो अभी आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। जैसे आपको पता ना हो कि भाई फ्रांस है कि नहीं है, देखो मैं कैसे करूंगा इसको, मैं बोलूंगा यार फ्रांस के बारे में पता नहीं है, बट 1 and 3 सही लग रहा है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े जो लेंथी स्टेटमेंट्स होते हैं सही होते हैं, तो 1 and 3 सही लग रहा है तो मैं हटा दूंगा इसको। अब मैं दोनों में से फ्रांस हो सकता है नहीं हो सकता है, तो एलिमिनेट करके तुक्का लगाएंगे 50-50 में कौन सा चांसेस सही हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बताना है करेक्ट, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, मॉडरेट। एज पर सेक्शन 33 क्लॉज 7 ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नो, वन कैंडिडेट कैन, बिल्कुल सही है, इट इज़ नॉट करेक्ट, सॉरी इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, इट इज़ करेक्ट, है ना। RPA 1951 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक आदमी मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से क्या कर सकता है, लड़ सकता है।
सेक्शन 70 ऑफ द आरपीए बार्स कैंडिडेट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लोकसभा स्टेट असेंबली, बिल्कुल सही है। मतलब आप लड़ तो दो जगह से सकते हो, बट जीतने के, अगर दोनों में जीतने के बाद आपको एक ही जगह को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक आदमी तो जगह को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। थर्ड है द लॉ कमीशन वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन टू अमेंड 33(7). गलत है भाई, जो लॉ कमीशन है इट हैज रिकमेंडेड एन अमेंडमेंट टू सेक्शन 33(7) टू परमिट कैंडिडेट टू कंटेस्ट ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना। तो लॉ कमीशन बोल रहा है फेवर में नहीं था, बोल रहा है गलत, बिल्कुल, बिकॉज लॉ कमीशन ने तो रिकमेंड किया था, ठीक है। लॉ कमीशन ने तो रिकमेंड किया था कि भाई आपको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज 33(7) को इसने अमेंड करने की बात की थी कि 33(7) को अमेंड करो, और यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लिखा है, उसमें ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी करो यार, एक आदमी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सके, ऐसा अपने पास प्रोविजंस होने चाहिए। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है, यस करेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है विद रिस्पेक्ट टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985, हमको बात किसकी करनी है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, हमको बात करनी है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 की बात करनी है, हमको बताना है यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज ऑल टू, ओके, इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही है, इंडिया के अंदर तो ये एप्लीकेबल है ही है, जो इंडिया के नागरिक जो बाहर देश में रहे उसके लिए उस पर भी एप्लीकेबल है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द काउंटर मेजर्स अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग अंडर विच इंटरनेशनल कन्वेंशन। नो, जो एनसीबी है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, वो इलिसिट ट्रैफिकिंग में हमारे पास इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है ना। इसके अंदर बनाया गया था एनडीपीएस एक्ट के अंदर अपने को नेशनल कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया था और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया था, वो इस सब को देखता है, ठीक है। इट इज नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। दिस इज इनकरेक्ट, इज नॉट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज द एनसीबी, इट इज एनसीबी। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। फर्स्ट है रेड सेंडर इज अ फ्लोरल स्पीसीज दैट इज एंडेमिक टू द डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इन द ईस्टर्न घाट रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज द शीर्शलम के जंगल में ही मिलता है ये, दिस इज करेक्ट। लाल चंदन के बारे में किसी को कुछ ना पता, तो बच्चे बच्चे को पता, पुष्पा बहुत देख लिया उसने ना, ओके। So this is first statement is correct. It is listed as endangered in the International Union for Conservation of Nature. Yes, एक endangered species है ये, याद रखना, it is endangered, ठीक है। इसको कंजर्वेट करने की बात हुई थी तो ये endangered से इसका कैटेगरी हट गया था, बट फिर से यहाँ पे चालू हो गया ये तस्करी करना, इसीलिए endangered में है। Under the foreign trade policy of India, the import of red sandal is prohibited while export is restricted. देखो भाई, बिल्कुल सही है, हम रेड सैंडल का इंपोर्ट तो कर सकते हैं बट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, किसके अंदर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, इसलिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिकिंग होती है इसकी, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा रोका जाता है। इंपोर्ट इज नॉट, एक्सपोर्ट इज नॉट अलाउड। इट इज लिस्टेड एज शेड्यूल, इट इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नो, इट इज शेड्यूल 4 नॉट शेड्यूल 6, ओके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो पुष्पा मूवी की जो रेड सेंडर है उसको शेड्यूल नंबर 4 में लिस्टेड है। तो याद रखना भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सिर्फ एनिमल्स नहीं आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो जो रेड सेंडर है इट इज अंडर दी शेड्यूल नंबर 4 एंड इट इज एंडेंजर्ड एंड इट इज इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसे तो शॉर्ट में नोट्स बना के रखिए, एग्जाम के समय काम आता है। फोर्थ इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1, 2 एंड 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है विद रेस्पेक्ट टू एनहांस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बात किसकी करनी है, एनहांस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट की, एनहांस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया। क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच में एग्रीमेंट है? नो, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस।
So first is incorrect. That is enhanced defense cooperation agreement. The agreement commits the two countries to provide mutual aid if either faces external armed attack and allow the United States to station military force in South Korea. पहली बात तो यह साउथ कोरिया के लिए है ही नहीं, ये फिलीपींस के लिए है. सो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं, यहाँ पे करेक्ट कोई सा भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज ऑफ द अदर 3 सिटीज. ठीक है, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, हमको क्लॉक टाइम बताना है कि सेम क्लॉक टाइम नहीं बोल रहा है. ठीक है, सेम क्लॉक टाइम नहीं बोल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेवल डिफिकल्ट है. मतलब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ही लॉन्गिट्यूड में नहीं पाता. तो लंदन है क्या? देखो इसमें लंदन है, लिस्बन है, अकरा है, आदिस अबाबा जो इथियोपिया में है ना, इट इज अवे फ्रॉम द सेम लॉन्गिट्यूड. इट इज अवे फ्रॉम द सेम लॉन्गिट्यूड. याद रखना कि जो लंदन है, लिस्बन है, अकरा है, ये सेम लॉन्गिट्यूड में पाए जाते हैं. बट जो एडिस अबाबा है, इट इज अवे फ्रॉम दिस लैटिट्यूड, अवे फ्रॉम द लैटिट्यूड. सो इट इज वी डू नॉट हैव द सेम टाइम. फैक्चुअल क्वेश्चन है यार, तो समझ सकते हो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और इथियोपिया देखना है कि इथियोपिया जो है वो कंट्री थोड़ा सा दूर है. ऐसे गोल ग्लोब में आप देखोगे तो यहाँ पे लंदन है ना, तो इथियोपिया यहाँ पे है, बाकी पुर्तगाल जो है, घाना जो है इस लाइन में पाया था, बट इथियोपिया अलग लाइन में है. तो इस तरह से आपको दिमाग में आपको थोड़ा मैप के बारे में पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल. हमको बात किसकी करनी है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करनी है. In 2020, Andhra Pradesh Legislative Assembly passed resolution for the abolition of the Legislative Council. बिल्कुल सही है. उन्होंने सोचा कि यार हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं चाहिए हमको, तो उसको हम एबोलिश करना चाहते हैं. Article 169(1) of the Constitution talks about the abolition of the Legislative Council. Second है the Parliament can abolish a legislative council where it is already exist or create it by a special majority. No, पार्लियामेंट ये स्पेशल मेजोरिटी से नहीं करता भाई, ये सिंपल मेजोरिटी से करता है. तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको पास करना या फिर वो करना. सो इसीलिए इसके पास जो होगा मेजोरिटी कैसा होगा? सिंपल मेजोरिटी. सेकेंड इज इनकरेक्ट. करेक्ट हमसे पूछा है द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 years with 1/3 of the member retiring every 2 years. बिल्कुल सही है. राज्यसभा जैसा ही है, राज्यसभा का मेंबर होता है, राज्यसभा का 6 year टेन्योर होता है, उसी प्रकार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका भी 6 year होता है, और 1/3 ऑफ द मेंबर जो है वो हर 2 साल रिटायर होते हैं राज्यसभा के समय, और इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूइंग चेंबर, मीन्स इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. सो दिस इज करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3. आंसर हो जाएगा सी. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी. ना क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू धोलावीरा. धोलावीरा न्यूज में था भाई, इसीलिए हमसे पूछा बिकॉज इट हैज बिकम द 40th हेरिटेज साइट. ठीक है ना, 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, इसलिए धोलावीरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में हमको बताना है. मॉडरेट क्वेश्चन है नेम्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2021. धोलावीरा इज बिलीव्ड टू हैव बीन ऑक्यूपाइड from around 3500 BC, that is pre-Harappan till 1800 BC, late Harappan. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 14 नंबर का और 39th. ओके, इट इज द 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट. 39 नंबर कौन था? 39 नंबर कौन था? 39 नंबर का था रामप्पा टेम्पल ऑफ आंध्र प्रदेश. Okay, so first is correct. Second, Dholaveera is the 5th largest of the 8 major Harappan sites including Harappa, Mohenjo-daro, Ganariwala, Rakhigiri, Kalibangan, रूपनगर एंड लोथल. ये 8 लार्जेस्ट हरप्पन साइट है, उसमें से 5th लार्जेस्ट कौन सा है? धोलावीरा. बिल्कुल सही है. एंड धोलावीरा का लोकेशन कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर. ये टॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है, वहाँ पे आप जाओगे ना धोलावीरा तो आपको रास्ते में मिलेगा यार, यहाँ पे आपका टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा.
ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है द कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। जो कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है म्यांमार से किसको किसको कनेक्ट करने की बात करता है, मिजोरम को कनेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, देखो जो कालदान का मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ना, ये इजी क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे आसानी से कोई कर सकता है। इंडियन स्टेट्स को है ना, विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स थ्रू म्यांमार। कालदान का जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ना, वो यहाँ पे किससे पास होता है यार, किससे पास होता है, मिजोरम से पास होता है। ठीक है ना, कोलकाता कनेक्ट करता है कोलकाता पोर्ट विद म्यांमार, है ना, कोलकाता के जो पोर्ट है उसको किसके साथ कनेक्ट करता है, म्यांमार के जो सितवी पोर्ट है। ठीक है ना, कोलकाता को म्यांमार से कनेक्ट करता है बाइट सी। ठीक है, और सितवी टू पैलेटवा वाया रिवर। अब सितवी से कहाँ जाएगा, पैलेटवा, कैसे, रिवर के थ्रू। ठीक है, अब रिवर के थ्रू जाना है ना, वाया रिवर कालदान, इसीलिए इसको बोलते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो कालादान रिवर है उसके थ्रू यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये मिजोरम के थ्रू रोड पास होता है यहाँ पे। उसका डायग्राम देख लेना, देखो मैं डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देखो हम एजवाल कनेक्ट कर रहे हैं, किसका कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एजवाल जो मिजोरम में है ना, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है कालादान मल्टी प्रोजेक्ट। यहाँ से सितवे पोर्ट तक जाएगा, कलकत्ता सितवे पोर्ट तक जाएगा थ्रू सी, और उसके बाद यहाँ पे हम म्यांमार के होते हुए यहाँ पे लैंड रोड तक जाएंगे। ठीक है ना, कनेक्टिविटी कर रहा है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही। सो इट इज पार्ट ऑफ द मिजोरम स्टेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर्स countries that grew from 1956 meeting in which Argentina agreed to meet its public creditor. Their objective is to find sustainable debt relief solution. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन पाना। इट इज द ग्रुप ऑफ वेस्टर्न क्रेडिटर नेशन 1956 के आगे बढ़ा इनके बाद मीटिंग, एंड फॉर कंट्रीज दैट आर अनेबल टू, ओके, sustainable debt relief solution for countries that are unable to repay their bilateral loans. Which group is this? तो लेवल कैसा है क्वेश्चन का यार, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 1956 में कौन सा ग्रुप बना, याद रखना 1956 में कौन सा ग्रुप बना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार। जो पेरिस क्लब है ना, पेरिस क्लब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमसे पूछा गया है। जो पेरिस क्लब है इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है ना, पेरिस क्लब बहुत न्यूज़ में था, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, 1956 में बना था, है ना। ये बायलैटरल जो लोन्स है ना, जो कि पैसा नहीं दे पाते, ठीक है ना, जो कि बायलैटरल लोन से पैसा नहीं दे पाते, उनके ऊपर ये बना गया है। ठीक है ना, सुपर स्टेटमेंट आप समझ गए हो गया, पेरिस क्लब के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें OECD की बात करें क्या, हाँ OECD कौन सा क्लब है, OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके जो 22 मेंबर्स हैं वो OECD के भी पार्ट हैं। ओके, बट ये जो पेमेंट में डिफ़िकल्टीज आती है ना, है ना, दैट इज द पेमेंट डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था पेरिस क्लब को। क्यों बनाया गया था पेरिस क्लब को, पेमेंट डिफ़िकल्टीज जो आती है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था पेरिस क्लब को। देखना हमेशा याद रखना कि 1956 में बना था, डेट रिलीफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ना। इट टॉक्स अबाउट दी it talks about the countries that are unable to pay the bilateral loans. Now question number 20 है, consider the following, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है यार, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, सो फर्स्ट है कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी टैबरनकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विथ दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच, देखो केशव चंद्र सेन न्यूज़ में थे, इसीलिए हमसे यहाँ पूछा गया है केशव चंद्र सेन के बारे में। ठीक है ना, केशव चंद्र सेन की हमारे पास न्यूज़ में थे, तो ये इसीलिए हमसे पूछा गया है केशव चंद्र सेन के बारे में कि किन किन एसोसिएशन से ये एसोसिएटेड थे, है ना, किसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ केशव चंद्र सेन यहाँ पे एसोसिएटेड थे, उसके बारे में हमको बताना है। तो देखो जो टैबरनकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है,
टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है ना, जिसको नामा विधन भी बोलते हैं, नामा विधन और नामा विधान, न्यू डिस्पेंसेशन मीनिंग द न्यू यूनिवर्सलिस्ट रिलीजन, ठीक है ना, न्यू यूनिवर्सलिस्ट रिलीजन। नामा विधान मतलब क्या है, न्यू डिस्पेंसेशन मतलब नामा विधान, न्यू डिस्पेंसेशन, इट इज द टाइप ऑफ न्यू यूनिवर्सल रिलीजन, जो कि किसने बनाया था, केशव चंद्र सेन ने बनाया था, ठीक है। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के एस्टेब्लिशमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, है ना। 1870 में इंडियन एसोसिएशन बना था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कब बना था, 1870 में बना था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, है ना। तो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है, इट इज फॉर्म बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी इट इज फॉर्म बाय राजा राम मोहन रॉय अलॉन्ग विथ बोल सकते हैं द्वारिका नाथ टैगोर एंड विलियम एडम, है ना। सो ये तो नहीं होगा, तो फर्स्ट नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो टफ क्वेश्चन है यार, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ना बोला ना मॉडर्न क्वेश्चन में ऐसे अजीबो गरीब ऊपर टपकते हैं वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर में कहीं एक दिन किसी कोने में एक आर्टिकल आ गया हो उस पर बन जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स। हमको बात किसी करनी है, प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स की बात करनी है, हमको क्या बताना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है यार जेनेटिक्स के बारे में बताना, बट आपको पता होना चाहिए भाई जेनेटिक्स क्या होता है ना। इट वाज अ यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स प्रोग्राम डिजाइन टू लॉन्च सर्विलेंस बलून ओवर द सोवियत यूनियन टू टेक एरियल फोटोग्राफ्स एंड कलेक्ट इंटेलिजेंस। देखो जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो चाइना था ना उसने अमेरिका के ऊपर ऐसा इस्तेमाल किया था बलून्स का सर्विलेंस के लिए, बट ये जो जेनेटिक्स जो प्रोजेक्ट है ना वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्सेस का प्रोग्राम है जिसने इसका इस्तेमाल किया था सोवियत यूनियन के अंदर एरियल फोटोग्राफ लेने के लिए। ओके, सो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद रेस्पेक्ट टू सीएजी हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, सीएजी की। हमको बताना है उसके बारे में करेक्ट किया है, सीएजी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या लेवल मॉडरेट है, बिकॉज इसको सब पढ़ते हैं। ही इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड कंडक्ट ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या ये एजेंट होता है ना, क्या ये एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, गलत है भाई, इट इज नॉट द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। ई प्रिस्क्राइब्ड, इट इज नॉट एन एजेंट। पहली बात तो ये एजेंट नहीं है प्रेसिडेंट का, और दूसरी बात ये जो कंडक्ट करता है ऑडिट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, नो, इट कंडक्ट द एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द लॉ दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो जैसे हमारे पास जो ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस है ना, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट जो था 1971 के अंदर जो पास हुआ था, वो उसके ऊपर जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था उसके तहत ये काम करता है, नॉट इन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज फर्दर एलिजिबल नहीं है, बगैर ये मेंटेन करने की बात, ये इसलिए ऐसा प्रोविजन है बिकॉज टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीएजी। ओके, तो ये फर्दर एलिजिबल नहीं है। ओके, सेकेंड के बाद थर्ड देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू टोल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट he saw the CAG as probably the most important officers of the in the Constitution of India. No, it is not Jawaharlal Nehru, it is Dr. B.R. Ambedkar जिन्होंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, CAG है ना। ऐसा जवाहरलाल नेहरू नहीं, ऐसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज टू ओनली इज करेक्ट, टू ओनली इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, एनसीबीसी, है ना। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, एनसीबीसी नहीं है, एनसीबीएस, याद रखना, इट इज नॉट एनसीबीसी, इट इज एनसीबीएस, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। हमको बात किसकी करनी है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है यार, मॉडरेट। Okay, NCBS, that is National Commission for Biological Science, is a research center specializing in biological research and is located in Hyderabad.
कि हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है? नो, इट इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। सेकेंड, इट इज अ पार्ट ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बिल्कुल सही है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है। और जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, TIFR है, वो किसके अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। तो ये करेक्ट हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बताना क्या है? करेक्ट बताना है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मॉडरेट। फर्स्ट है, म्यूऑन आर अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। भाई पहली बात तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब बिल्कुल सही, सब एटॉमिक पार्टिकल तो एलिमेंट्री पार्टिकल ही तो है ना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल ही तो है। और ये अनस्टेबल होता है कि स्टेबल होता है? म्यूऑन इज अनस्टेबल, याद रखना, म्यूऑन कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। एंड इट इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही है, नॉट न्यूट्रॉन, इट इज हैवियर देन न्यूट्रिनोज। ओके, इट इज हैवियर देन न्यूट्रिनोज। एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि म्यूऑन के लिए कही जाती है, म्यूऑन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनोज बट इट इज लाइटर देन ऑल मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनोज। ठीक है ना, म्यूऑन जो होते हैं वो न्यूट्रिनोज और इलेक्ट्रॉन से हल्के होते हैं, इनसे भारी होते हैं, बट बाकी सबसे हल्के होते हैं। म्यूऑन्स आर मच मोर डीपली पेनिट्रेटिंग देन एक्सरेज। क्या म्यूऑन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, बिकॉज इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। म्यूऑन कैन बी यूज टू इमेज मैग्मा चेम्बर टू प्रिडिक्ट वॉल्केनिक इरप्शन। बिल्कुल सही, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूओग्राफी। देखो भाई ये न्यूज़ में था बिकॉज चाइना ने रिसेंटली जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वहाँ पे इस्तेमाल किया कि क्या क्या है चीज़ों को पता करने में म्यूऑन का, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। म्यूओग्राफी कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज बाय द न्यूक्लियर डिजास्टर। बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर डिजास्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज है उसको पता लगाने के लिए हम म्यूओग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? न्यूक्लियर डिजास्टर में। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है 24th के लिए, तो करेक्ट यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट्स हैं, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे D। ना क्वेश्चन नंबर 25 है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में बात करनी है। पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, पार्टिसिपेटरी नोट है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है, और ये आसान क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। तो पार्टिसिपेटरी नोट आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यस। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नो। क्योटो प्रोटोकॉल, नो। सबसे आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं अभी तक का क्वेश्चन है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ट्राइबल्स इन इंडिया। हमको बात करनी है ट्राइबल्स की। किसकी बात करनी है? देश के अंदर जो जनजातियां हैं, है ना, आदिवासी हैं, उनके बारे में बात करनी है, ट्राइबल्स की बात करनी है अपने को। सो ये लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मॉडरेट है। फर्स्ट है, इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर्म 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बिल्कुल सही है। The Tribal Advisory Ministry or Tribal Affairs Ministry was set up in 1999 after the bifurcation of the Ministry of Social Justice and Empowerment with the objective of providing a more focused approach to the integrated social economic development of the scheduled tribes. बिल्कुल सही है। 1999 में क्या हुआ? जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री था उसको बनाया गया, है ना। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को कहाँ से बनाया गया? सोशल जस्टिस की जो मिनिस्ट्री थी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसको बाइफरकेट कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, बिकॉज उनको लगा, जरूरत समझ आई कि यार हमको ट्राइबल पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर एक मिनिस्ट्री होगी तो इसके लिए हम उसको फोकस नहीं कर पाएंगे दोनों चीज़ को, तो इसीलिए उसको अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया। सो ट्राइबल एडवाइजरी मिनिस्ट्री बना दिया गया, ओके, to have a integrated social economic development of the scheduled tribes। सही बात है ना। और अमेंडमेंट की बात करें तो हमारे पास देखो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, है ना। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ? हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर SC ST एक ही था, उसको नेशनल कमीशन फॉर SC अलग कर दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर ST अलग कर दिया गया। SC जो था वो 338A में आ गया और ST को 338 में डाला गया और SC को 338A में डाला गया। उसके बाद हमारे पास एक नया कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया अंडर आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया अंडर आर्टिकल 338B,
है ना। ये कब बनाया गया, 2008 के अंदर कि 2018 के अंदर, 2018 के अंदर जब अमेंडमेंट कौन सा हुआ, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2018 के अंदर, उसके अंदर हमको क्या बनाया गया, अपने पास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाए गए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 102 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 है, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रन दी संकल्प से सिद्धि। जो संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम है उसको कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है यार, संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव इज रन बाय द ट्राइबल एडवाइजरी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मिशन वन धन। यस, जो मिशन वन धन है दैट इज जो वन धन मतलब समझ रहे हैं, अपने पास जो लाइवलीहुड जो जंगल से जो लेते हैं उसको रन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एंड मिशन वन धन इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर एम टू एस्टेब्लिश सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन। जो प्राइम मिनिस्टर का एम है कि हमको क्या करना है, एक ट्राइबल पॉपुलेशन जो अपने आप पे चल पाए ऐसा पॉपुलेशन बनाना है। उसके लिए हमारे पास कौन सी मिशन लॉन्च किया गया, मिशन वन धन, जिसको और क्या कहते हैं, संकल्प से समृद्धि स्कीम। और ये संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव है जो कि किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। तो ये भी सही है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है क्या, करेक्ट बताना है, अपने को करेक्ट बताना है यार। करेक्ट क्या है यहाँ पे, करेक्ट क्या है यहाँ पे, करेक्ट यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स हैं। यस, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आईएनएस विक्रांत। देखो आईएनएस विक्रांत न्यूज में था इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। आईएनएस विक्रांत के बारे में हमको बताना है। विक्रांत इज अ नेम आफ्टर इंडियाज फर्स्ट एयर कैरियर ब्रॉड फ्रॉम यूएसएसआर एंड कमीशन इन 1961। देखो जो ये आईएनएस विक्रांत का जो नाम है वो हमने कहाँ से लिया है ना। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विक्रांत इज नेम्ड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रॉड फ्रॉम यूएसएसआर। नो, इट इज ब्रॉड फ्रॉम ब्रिटेन। और फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था, एचएमएस हरकुलिस, उसका नाम विक्रांत था। इट इज कमीशन इन 1961, सो दिस इज इनकरेक्ट। विक्रांत इज द लार्जेस्ट नेवल शिप टू बी डिजाइंड एंड बिल्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज द लार्जेस्ट नेवल शिप विच इज डिजाइंड एंड बिल्ड इन इंडिया। नेवल LCA, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, became the first airplane to touch down on INS विक्रांत, बिल्कुल सही है। जो LCA तेजस था वो पहला ऐसा एयरक्राफ्ट बना जो कि लैंड हुआ था किस पे, INS विक्रांत पे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू केवलादेव नेशनल पार्क। ये लेवल कैसा इजी, केवलादेव नेशनल पार्क बहुत आसान क्वेश्चन होता है यार। केवलादेव नेशनल पार्क इज फॉर्मली नोन एज द भरतपुर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, बिल्कुल सही है। भरतपुर के अंदर है, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है किसके अंदर, राजस्थान के अंदर, उसके अंदर ये है। और ये पहले इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी था, बाद में इसको केवलादेव नेशनल पार्क कर दिया गया। ओके, सेकेंड है, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना, रामसर साइट, बिल्कुल सही है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1985 में इसको घोषित किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और एक रामसर साइट भी है। गंभीर एंड बनगंगा आर द टू रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस नेशनल पार्क, ये भी सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल दिस अबव, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अर्थक्वेक्स। रिसेंटली टर्की अर्थक्वेक न्यूज में था इसीलिए यहाँ पे हमसे अर्थक्वेक के बारे में पूछा गया है। लेवल कैसा है, मॉडरेट है। शैलो अर्थक्वेक्स आर जनरली मोर डेवास्टेटिंग बिकॉज दे कैरी ग्रेटर एनर्जी व्हेन दे इमर्ज ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही है। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, मतलब पिछले मंथ के, मतलब जो मार्च 2023 के वीडियो में देखा था कि हाँ हमारे पास जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं वो मोर डिवास्टेटिंग होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है क्रस्ट में उसको बोलते हैं फोकस, जो सरफेस में होता है उसको बोलते हैं एपीसेंटर। ओके, magnitude is measured on a logarithmic scale, which means the seismic wave produced by a magnitude 6 earthquake have 10 times higher amplitude than ones produced by a magnitude of 5 earthquake, बिल्कुल सही है ना। अर्थक्वेक को इसमें मेजर किया जाता है लॉगरिथमिक स्केल में मेजर किया जाता है, मतलब अगर 6 अर्थक्वेक है मतलब 10 गुना ज़्यादा है 5 के अर्थक्वेक के मुकाबले। ओके, सेस्मिक वेव ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, गलत बात है भाई। सेस्मिक वेव, नथिंग इन द वर्ल्ड ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट।
सो आंसर हो जाएगा A1 and 2। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। तो याद कैसे करें, MR, मिस्टर है ना, मिस्टर लिखते हैं ना, मिस्टर में जैसे मिस्टर ये है सोनू, तो ये MR मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं रिक्टर से, और इंटेंसिटी को मेजर करते हैं अपोजिट से। अपोजिट मतलब आप जान लेना, मैं नहीं लिखूंगा, कन्फ्यूजन होता है, अपोजिट से। ओके, सो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा A। ना क्वेश्चन नंबर 30 है, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राइएज़ोफेन इज viewed with apprehension, दिस केमिकल आर यूज्ड एज। तो ये इस केमिकल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो कुछ ना पता हो लेकिन जरूर पता है दिस आर यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। ओके, दिस आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, 2019 में भी आ चुका है ये, है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बट आपको न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, पैराथियोन के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, पैराथियोन तो बहुत कॉमनली यूज है यार। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एक्सटेंड द शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड द रेपो रेट। सेंट्रल बैंक जो है शॉर्ट टर्म लोन जिस दर पे देती है, आरबीआई जिस दर पे सेंट्रल बैंक को लोन देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। क्या बिल्कुल सही है। और ऊपर वाला रिवर्स रेपो, जब सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा, जब जो बैंक्स हैं उनके पास, कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो जिस रेट पे वो पैसे रखते हैं आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। अंडर द एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी द आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट, बिल्कुल सही है, रेपो रेट को कम कर देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक ले पाए। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा आरबीआई का एम क्या है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है। मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएगा, आरबीआई जो है रेपो रेट कम कर देगा, मतलब बैंक्स जो है सस्ते दर पर आरबीआई से पैसा ले पाएंगे। बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे लोगों को, और लोगों के पास ज़्यादा लोन आएंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट एंड बैंक रेट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सेक्टर, बिल्कुल से बैंक रेट को भी रिड्यूस कर देते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनपीसीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। हमारे पास कौन सा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऐसी कोई भी कमीशन अगर न्यूज़ में आए तो आपको समझ लेना वो स्टार क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स के लिए। हमसे करेक्ट पूछा है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है यार, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, सॉरी इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इसको नियम से बनाया गया है। कौन से नियम से बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 से इसको बनाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यस। और ये किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। जो चाइल्ड्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक मिनिस्ट्री है। इट हैज़ अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 आर वुमेन, बिल्कुल सही है। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स, और इसमें से 6 मेंबर्स में से कम 2 क्या होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए। द मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर। नो, दिस इज नॉट फॉर 5 ईयर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको अपॉइंट करती है ना, चेयरपर्सन को 3 ईयर्स के लिए। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C1 and 2 ओनली, करेक्ट हो जाएगा C1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर। हमको बात करनी है नेशनल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर। ऐसे क्वेश्चन टपक आते हैं चाहे से, तो आपको पता नहीं रहता कि क्वेश्चन आया कहाँ से यार। तो डिफिकल्ट तो है, बट आपको समझना है, आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही ऐसे सही होंगे यार। नहीं तो अचानक से पढ़ के वॉलेटाइल हो जाता है, इतना मेमोरी की करंट अफेयर में एक दिन पढ़ा और एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता। सो नेशनल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करनी है, NICRA निकरा की बात करनी है, नेशनल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोजेक्ट, इट इज़ अ नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या ये ICMR का एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही है, ICAR नॉट MR। ओके, सो दिस इज करेक्ट। इट एम्ड इज टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। यस, जो निकरा है उसका एम क्या है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट को देखना एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है ना।
और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, दी प्रोजेक्ट स्टडीज क्रॉप, लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर एज वेल एज फिशरीज टू डेवलप एंड प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये भी करेक्ट है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है क्या, सो नॉन ऑफ दी स्टेटमेंट्स और ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स आ गया। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक इंपॉर्टेंट कमीशन है, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इंपॉर्टेंट कमीशन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का हमेशा कभी भी टपक सकते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको नियम से बनाया गया है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो चाइल्ड राइट भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट ऑफ 1990 से बनाया गया है। Okay, so it is not a constitutional body, it is a statutory body. It was set up to review the constitutional and legal safeguard for women. बिल्कुल सही है। It enjoys the power of a civil court. बिल्कुल सही है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या पूछा गया है हमेशा हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बोथ आर व्हाट, बोथ आर स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना है ना। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 6 मेंबर बॉडी है, 7% प्लस 6 मेंबर बॉडी, और 6 मेंबर्स में से कम 2 वुमेन होना चाहिए। 3 इयर्स के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए क्या है, ये सिविल कोड का पावर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। टर्की का लोकेशन हमको बताना है, तो बच्चा को पता होगा, नहीं पता होगा तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है यार ये। तो ये है ब्लैक सी, ये है मेडिटेरियन सी, बीच में कौन है, टर्की। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लैक सी को बॉर्डर कौन से कंट्री कर रहे हैं, तो ब्लैक सी को कंट्री जो बॉर्डर कर रहे हैं वो जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, टर्की हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 6 कंट्री जो है इसको बर्गर से याद आते हैं, बर्गर जी, BURGURG, बर्गर जी। बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, है ना। सॉरी, आर से रशिया, बी बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया, और बर्गर टी से, ओके। सो टी से टर्की। तो ये हो गया अपने पास बॉर्डरिंग कंट्रीज। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे स्टेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ब्लैक सी है और सी ऑफ मरमरा है, ये है सी ऑफ मरमरा, इसके बीच में कौन सा स्टेट है, तो ये है बॉस्पोरस स्टेट। तो याद आते हैं इसको बीबी मैडम से, बीबी मैडम। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। फिर मरमरा सी के बीच में, और मरमरा के बीच में और एजियन सी के बीच में कौन है, डार्डनेल, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है बीबी मैडम से। दोनों का ट्रिक हो गया, स्टेट का ट्रिक ये है, स्टेट का ट्रिक ये है, और ये है बॉर्डरिंग कंट्रीज का ट्रिक। ओके, तो हमसे पूछा है टर्की किसी किसी बीच में है, भाई ये मेडिटेरियन सी के बीच में है और ब्लैक सी के बीच में है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन कैसा है भाई, इजी क्वेश्चन है। हमको बात किसी करनी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करनी है। एज अ जनरल रूल, व्हेन आरबीआई इज मोर कंसर्न अबाउट कंटेनिंग इन्फ्लेशन, इट रेजेस द इंटरेस्ट रेट, thus depressing the economic activity। ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। and when it wants to stimulate growth, it bring down interest rate। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट किसकी बात हो रही है, जो रेपो रेट है उसकी बात हो रही है।
जब इन्फ्लेशन को कम करना है, रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक पैसा ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, और बैंक ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो खर्चा नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन नहीं होगा, उसका अपोजिट होता है। सो दिस इज करेक्ट। ड्यू टू द हाइक इन रेपो रेट EMIs ऑन व्हीकल, होम एंड पर्सनल लोन विल ऑल्सो राइज। बिल्कुल सही, रेपो रेट बढ़ने के साथ इसका EMI भी बढ़ जाएगा। ओके, इसका EMI भी बढ़ जाएगा। डिसीजन इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। नो भाई, कंसेंसस के बेसिस में यहाँ पे डिसीजन नहीं होता है ना, क्या समझौता के बेसिस में नहीं होता। यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो होता है वोटिंग के बेसिस पे, ठीक है, वोटिंग के बेसिस पे। सो यहाँ पे हमारे पास ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म। हमको बात करनी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म की। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म इज अ वन स्टॉप national public procurement portal to facilitate online procurement of common use goods and service required by various central and state government departments, organization, public sector undertaking। बिल्कुल सही है, एक ही सोल्यूशन जहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। इट्स प्रोवाइड फिक्स्ड प्राइस टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग देम टू प्लान देयर बजट बेटर। नो, ये डायनामिक प्राइसेस प्रोवाइड करता है, नॉट फिक्स्ड प्राइस, बिकॉज डायनेमिक प्राइसेस होता है, डायनेमिक प्राइसेस बेस्ड ऑन दी मार्केट कंडीशन। ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। के मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के अंदर काम करता है? नो, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। सो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ओके, 38 है, अल्डरमन इज अ टर्म दैट यूजुअली रिफर्स टू। अल्डरमन जो टर्म है वो किसके रेफरेंस में न्यूज़ में है? तो आसान क्वेश्चन है भाई। अल्डरमैन जो है 38 का है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल बॉडी। अल्डरमैन किसको बोलते हैं? अल्डरमैन किसको बोलते हैं? जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना म्युनिसिपल बॉडी, उसको बोलते हैं अल्डरमैन, है ना, बिकॉज उनके पास क्या होता है? एक्सपीरियंस नॉलेज होता है, इसलिए। ओके, सो इट इज द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल बॉडी विच आर नोन एज अल्डरमैन। तो इस तरह से यूज आता है टर्म के बेसिस में यूपीएससी में, तो आपको पता रहेगा यूज वही था भाई, ये इसीलिए क्वेश्चन आया। ऐसा नहीं कहीं से उठा के अपने मन से पूछ दिया, नहीं, न्यूज में था, म्युनिसिपल बॉडी के रेफरेंस में आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हमको बात करनी है AMU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ई लेवल कैसा है? ईजी है। इट ग्रू आउट ऑफ द वर्क ऑफ मोहम्मद अली जिना एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ये मोहम्मद अली जिना नहीं थे जिनकी वजह से ये बना, ये कौन थे? हाँ, ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान। This is incorrect. It was founded as the Madrasatul Uloom in 1875 in Aligarh and evolved into Muhammad Anglo Oriental College। बिल्कुल सही है, पहले मदरासतुल उलूम के फॉर्म में ये बना था, बाद में ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के फॉर्म में ये इवॉल्व हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस द कॉलेज वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या इंडिपेंडेंस के बाद इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया? नो, इट इज़ इन 1920 जब अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, है ना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट इज़ इन 1920। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने? कट बताना है, तो कट हो जाएगा, सी दैट इज 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वॉम्प डियर। ठीक है ना, इंडियन स्वॉम्प डियर को कंजर्व करने की बात की जाती है किसमें? बारहसिंघा को कंजर्व करने की बात की जाती है किस प्रोटेक्टेड एरिया में? क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में आया है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर एक अपने पास मध्य प्रदेश के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। इसका नाम क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। इट इज़ इन मध्य प्रदेश, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? मानस नेशनल पार्क कहाँ पे? इसके बारे में पता कर लो यार, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम के अंदर। मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। और ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ओके, क्वेश्चन 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट्स रूल। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है प्रेसिडेंट्स रूल की।
क्वेश्चन कैसा है, मॉडरेट। प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल कौन सा आता है, 356। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर with the approval of the parliament. No, it can be extended for a maximum period of 3 years. Okay, it can be extended for a maximum period of 3 years and by approval of the parliament every 6 months. So first is incorrect. Every resolution approving the proclamation of president's rule or its continuation should be passed by the parliament by special majority. देखो continuation जो है वो simple majority से होगा। किससे होगा, simple majority से होगा। That is present 2/3 of the member present and voting, more than majority of the member of house present and voting, more than 50%. Okay, so second is incorrect. It has no effect on the fundamental rights of the citizen. बिल्कुल सही है। जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें अपने फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको छीन लिया जाता है। 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, बट फंडामेंटल राइट्स में भी 21 और 22 नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी नहीं जाते, ये रहते ही रहते हैं। ओके, और उसके बाद हमारे पास जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फंडामेंटल राइट रहते ही रहते हैं। सो थर्ड इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विथ रेस्पेक्ट टू, हमको बात किसकी करनी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, है ना। अपने पास करेक्ट बताना है और ये करेक्ट बताना है। और इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा है यार, क्वेश्चन का लेवल है ईजी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल caters to the launch of up to 500 kg satellite to low earth orbit on a launch on demand basis। ये बिल्कुल सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है यार। 500 kg तक सैटेलाइट को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट में डिमांड लॉन्च ऑन डिमांड बेसिस पे आता है। इसको बोलते हैं लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, है ना, सस्ते में भेज दिया जाता है इसको। द रॉकेट इज कॉन्फिगर्ड विथ 3 सॉइल प्रोपल्सन स्टेज। जो रॉकेट है इसमें वो 3 सॉइल प्रोपल्सन स्टेज होता है एंड वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 सॉलिड स्टेजेस होते हैं। तो याद रखना, हमेशा आपसे कंफ्यूज किया जाएगा यहाँ पे कि SSLV में 2 स्टेज है, सिंगल स्टेज है, ऐसे बोल के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, बट इट इज 3 स्टेज। 3 स्टेज तीनों कैसे होते हैं, सॉलिड, 3 सॉलिड लिक्विड। ओके, सो इट इज 3 सॉलिड। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी, दैट इज बोथ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। हमको पूछा है क्या, करेक्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार। फोक डांस और स्टेट के साथ इनको मैच करना है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में सतर्क नहीं रहना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत तैयार रखना है यार। दोल छोलम जो है फोक डांस है किसका, मणिपुर का। लोकल डांस है कहाँ का, है ना, ड्रम डांस है, इसको बोलते हैं डांस ऑफ 100 ड्रम्स, डोल छोलम ड्रम डांस। तो 100 ड्रम फेस्टिवल भी आया तो डोल छोलम मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है इसको। उसके बाद जो होजागिरी जो डांस है वो किसका है, त्रिपुरा का है, बिल्कुल सही है। ये फोक डांस है किसका, त्रिपुरा का है ना। लक्ष्मी पूजा के नाम से सुना जाता है, जो कि हम लक्ष्मी पूजा बोल सकते हैं। कालबेलिया, तो ये तो बच्चे को पता होगा। कालबेलिया जो डांस है ना, वो कहाँ का डांस है, स्नेक डांस है, स्नेक चार्मिंग ट्राइब, ठीक है ना। ये कालबेलिया डांस जो है वो डेजर्ट में परफॉर्म किया जाता है, राजस्थान के डेजर्ट के अंदर, ठीक है ना। डेजर्ट के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है ना। स्नेक चार्मिंग ट्राइब, ठीक है ना, जो स्नेक को पकड़ते हैं उन लोग के द्वारा कालबेलिया डांस राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। होजागिरी त्रिपुरा, दोलचोलम मणिपुर, देन ओटा नुथुल जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, केरला के अंदर, बिल्कुल सही है ना। गाना गाते हुए डांस किया जाता है ओटा नुथुला। ओके, ओटा नुथुला, इसको बोलते हैं रिसाइट एंड डांस। गाना गाते हुए डांस परफॉर्म किया जाता है। चारों के चारों यहाँ पे करेक्ट हैं। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच ऑल दी 4 पेयर। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्यों दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि आप इस चीज़ों को दिमाग में रखो। एग्जाम में चारों चीज़ें नहीं आएगी, आपको एक चीज़ पूछी जाएगी, बताओ कालबेलिया डांस कहाँ का है, तो राजस्थान का बोल देना भाई। आपको होलचोलम कहाँ का है बोल दोगे, दोलचोलम कहाँ का है बोल दोगे, मणिपुर का बोल देना, है ना। होजागिरी कहाँ का है तो त्रिपुरा का बोल देना, ओटनथुलुम कहाँ का है तो केरला का बोल देना। इसलिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करना जरूरी है, अपने को MCQs करना जरूरी है, बिकॉज MCQs से हमको तरीका पता चलता है कि हाँ किस चीज़ को हम पता करेंगे। तो देखो चीज़ें दिमाग हमारा MCQ बहुत अच्छे से लेता है एज कम्पेयर टू रिटन थिंग्स ऑन कॉपी और बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट बताना है विद रेस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट।
ठीक है, देखो ये भी न्यूज़ में था, ये तो सदाबहार क्वेश्चन बोलते हैं इसको। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, लेवल कैसा है क्वेश्चन का यार, सदाबहार क्वेश्चन क्यों बोलता हूँ कि हमेशा ये न्यूज़ में कभी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है यार, है ना, ये सदाबहार टॉपिक है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, all children with benchmark disabilities between age of 6 to 18 years shall have the right to free education। ओके, बिल्कुल सही है, 6 to 18 तक फ्री एजुकेशन का राइट है, जैसे बाकी सब में 14 ईयर तक है बट इनको 18 ईयर तक है। स्पेशल कोर्ट वुड बी सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू हैंडल ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यस, स्पेशल कोर्ट हमारे पास सेटअप करने पड़ेंगे अगर यहाँ पे ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन दी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नो क्या सही, बिल्कुल 21 डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू ऐड मोर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। नो, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ऐड मोर टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। ओके, पहले से किस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज यहाँ लिस्टेड हैं और जो ऐड करने की ताकत है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। सो स्पेशल कोर्ट वाला बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट आएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ब्रो, ये लेवल है मॉडरेट। द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है उसका चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट करता है क्या, देखते हैं इसको। द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट कमिटी, जो पब्लिक अकाउंट कमिटी कंप्राइजेस ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड फ्यू एमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। देखो पहली बात तो इसमें फर्स्ट सही है, बिकॉज जो चेयरपर्सन है पब्लिक अकाउंट कमिटी का, इसका जो चेयरपर्सन है इसको कौन बनाता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट करता है। पब्लिक अकाउंट कमिटी इंपॉर्टेंट कमिटी है भाई, इसके बारे में बहुत सब चीज़ पता होना चाहिए पब्लिक अकाउंट कमिटी के बारे में, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमिटी में हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, 22 मेंबर्स होते हैं और 22 में से 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि सब मेंबर ऑफ लोकसभा हो जाएगा, मेंबर ऑफ राज्यसभा हो जाएगा, इन फ्यू एमिनेंट पर्सन, ऐसा नहीं है, सिर्फ 22 मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी में। इसका अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है, और 15 कहाँ से, लोकसभा से, 7 कहाँ से, राज्यसभा से। ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। सो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। 45 का क्या हो जाएगा, ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, हमको बताना है करेक्टली मैच। लेवल कैसा है क्वेश्चन का यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति इंडिया का मिशन है, क्या के लिए था अभी ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना, इंडियाज इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान से जो लोग थे, जो कि तालिबान के जब वहाँ पे कब्जा था, ठीक है ना, तो उसके वहाँ से उठाने के लिए लोग हमारे जो ऑपरेशन किया वो था ऑपरेशन देवी शक्ति, फर्स्ट इज करेक्ट। ऑपरेशन दोस्त जो था टर्की में किया था, बिल्कुल सही है। सीरिया टर्की में जो अर्थक्वेक आए थे उसको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन दोस्त किया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लोगों को लाने के लिए किया था, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन मैत्री जो था नेपाल में जो रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन मैत्री किया था। तो चारों के चारों करेक्ट है। ये हमसे क्वेश्चन इसलिए दे रहा है बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑपरेशन दोस्त क्या है। देखो ऑपरेशन दोस्त पता कर लो, ऑपरेशन दोस्त क्या है, ऑपरेशन दोस्त इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन देवी शक्ति इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन मैत्री इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के रेफरेंस में था, ऑपरेशन दोस्त टर्की के रेफरेंस में था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए, ऑपरेशन मैत्री जो था नेपाल के लिए। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, अफगानिस्तान, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त आते दिमाग में टर्की आना चाहिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, मैत्री नेपाल। तो करेक्ट हमसे पूछा यहाँ पे करेक्ट क्या है, सबके सब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू और पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस और ग्रुप। इंडिया किसके लिए इसका पार्ट है, हमसे पूछा है, ठीक है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, मीडियम है भाई। क्या ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का पार्ट, देखो इंडिया किसका पार्ट नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन ऑन वासेनार एग्रीमेंट का इंडिया पार्ट है क्या, नहीं है, बिकॉज आप इस एलिमिनेशन से करो यार, इसको आप एलिमिनेशन से करो। क्या वासेनार एग्रीमेंट का इंडिया पार्ट
क्या पूछा, सिग्नेटरी पूछा, पार्ट ऑफ पूछा, पार्ट ऑफ, ठीक है। तो इंडिया पार्ट किसका है, कन्वेंशन और क्लस्टर म्यूटिलेशन का पार्ट नहीं है। न्यूज़ में इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज इंडिया जो है वो क्लस्टर म्यूटिलेशन का पार्ट नहीं है। वासेनार एग्रीमेंट का इंडिया पार्ट है ना, वासेनार एग्रीमेंट का इंडिया पार्ट है। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूटिलेशन का इंडिया पार्ट नहीं है। और ये जो कन्वेंशन क्लस्टर म्यूटिलेशन है ये प्रोहिबिट करता है किसको, ऑल यूजर्स, है ना, टू ट्रांसफर, ऑल यूजर्स आर ट्रांसफर प्रोहिबिशन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। जो क्लस्टर बॉम्ब होते हैं उनकी स्टॉक पाइलिंग को, उनकी यूज़ को, उनके ट्रांसफ़र को ये प्रोहिबिट करता है, लेकिन हम उसका पार्ट नहीं है। सो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का इंडिया पार्ट है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है, केमिकल वेपन कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है, और इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ट्रीटी इसका पार्ट नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया पार्ट नहीं है, कन्वेंशन क्लस्टर म्यूटेशन का इंडिया पार्ट नहीं है। सो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1 2 3। तो किस किस का पार्ट नहीं, दिमाग में रखना, मेन चीज है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट नहीं है, कन्वेंशन क्लस्टर म्यूटेशन का पार्ट नहीं है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का पार्ट है, केमिकल वेपन कन्वेंशन का पार्ट है। 48 है, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन था रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए वो किसके अंडर बनाया गया था, वो किसके अंदर बनाया गया था, तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के अंदर बनाया गया था, द कमीशन फॉर रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो रंगनाथ मिश्रा क्या थे, है ना, ये चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, ओके। 2009 के अंदर इसको बनाया गया था, मतलब इस 2009 में इसने अपना रिपोर्ट टेबल किया था, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 49 है, विद रेस्पेक्ट टू द जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि न्यूज़ में था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ब्रो, एकदम परफेक्ट ऐसी क्वेश्चन आएगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप बोले यार यही से क्वेश्चन आ गया, हाँ ऐसा ही आएगा। सो हमसे पूछा है GMTR के बारे में, दैट इज जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। इट इज़ एन एरे ऑफ 35 स्टीरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप ऑफ 25 मीटर डायमीटर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड इट इज ऑपरेटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, NCRA इसको क्या करती है, ऑपरेट करती है एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नो, इट इज ऑपरेटेड बाय, इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ तो सही ही है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, इट इज द पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, यार यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन 2007 में आया था, लेवल कैसा है, मीडियम है। Either of the two belts over the ocean at about 30 degree to 35 degree north and south latitude is known as the horse latitude, है ना। क्या हॉर्स लैटिट्यूड जो होते हैं वो हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं कि लो प्रेशर बेल्ट होते हैं, दे आर नॉट लो प्रेशर बेल्ट, दे आर हाई प्रेशर बेल्ट, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एयर स्टेबल होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक के दोनों साइड 30 to 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ पे एयर कन्वर्ज करता है ना, आप जब साइकिल्स पढ़ोगे तो यहाँ पे एयर कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, इसीलिए यहाँ पे स्टेगनेटरी होता है, यहाँ पे इसीलिए जहाज मूव नहीं करते थे। तो वहाँ पे जहाज मूव करते, तो जहाज को मूव करने के लिए अपने क्या बोलते हैं उसको, घोड़े को पानी में फेंक देते थे लोग, अरेब्स लोग, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। सो दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा A1 ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। 50 क्वेश्चन देख लिए, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे।